नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शैतान वाजा हॉरर चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपके साथ ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और एक्टिविटीज शेयर करता हूं जो हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स ने खुद अनुभव की है। अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। मैं शैतान वाजा हॉरर उसे अपनी आवाज में नरेट करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है और उम्र 23 साल और मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन खत्म किया है। जिंदगी के बारे में मैंने ज्यादा तो सोच विचार नहीं किया था, लेकिन इतना जरूर जानता था कि मुझे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में दिलचस्पी है। बचपन से ही जब लोग रात को भूत प्रेत की कहानियां सुनाते थे तो बाकी के बच्चे डर के मारे सिमट जाते थे, पर मैं और पास खिसक जाता था। मुझे लगता था कि उन कहानियों में कुछ सच्चाई छुपी है। कॉलेज के दिनों में भी मैं अपने दोस्तों के साथ खंडहर, सूनी हवेलियां और पुराने कुओं में घूमने चला जाता था। बहुत बार लोगों ने मुझे पागल भी कहा, लेकिन मुझे ये सब अजीब तरह से आकर्षित करता था। और ये बात उन दिनों की है जब मैं हमारे गांव मेरे चाचा जी के घर घूमने गया था। मेरे पिताजी का पैतृक गांव भिंड जिले में है, लेकिन हम लोग वहां बहुत कम ही जा पाते थे। गांव में केवल मेरे चाचा जी रहते थे और चाचा जी का काम कुछ ऐसा था जिसे सुनकर शहर के लोग अक्सर चौंक जाते थे, क्योंकि वे गांव के बाहर बने एक पुराने कब्रिस्तान की देखरेख का काम करते थे। वो कहते थे कि यह कब्रिस्तान अंग्रेजों के जमाने से है और इसमें गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के कई कस्बों के लोग दफनाए गए हैं। चाचा जी का वहां काम था कब्रों की देखभाल करना, जरूरत पड़ने पर नई कब्र खोदना और यह सुनिश्चित करना कि कोई उस जगह को नुकसान न पहुंचा पाए। गांव वाले उनका सम्मान भी करते थे, लेकिन उनसे थोड़ी दूरी भी बनाए रखते थे, क्योंकि मौत से जुड़ा काम हमेशा लोगों में भय पैदा कर देता है। चाचा जी के 3 बेटे थे, सुमित, विकास और राज, जिसमें सुमित सबसे बड़ा था, लगभग मेरी ही उम्र का। विकास उससे छोटा और राज सबसे छोटा था। ये तीनों लड़के मेरे कजिन तो थे ही, पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इनकी एक आदत थी जो मुझसे बहुत मिलती जुलती थी, वो ये कि इनको भी मेरी ही तरह भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद था। लेकिन उस रात हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे एक्सप्लोर करना तो दूर, बल्कि भूतिया जगह का नाम भी सुनकर पूरे शरीर में करंट की तरह सनसनी दौड़ जाती है। गांव में सुनसान कुएं, पुरानी हवेलियां, बंजर जमीन, हर जगह ये लोग रात बिताने के लिए चले जाते थे। जब मैंने उन्हें फोन पर यह बताया कि मैं छुट्टियों में उनके यहाँ आने वाला हूं, तो फोन पर ही उन्होंने उत्साह से कहा था कि मोहित, तू जल्दी आ, इस बार बहुत मजा आने वाला है, तू तैयार रहना बस। मैंने तब ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि ये लोग फिर से कोई प्लान बना रहे हैं। गांव पहुंचा तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। चारों तरफ खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू, बैलों की घंटियों की आवाज और शाम को चरागाह से लौटते हुए मवेशियों के झुंड थे। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी के बाद ये माहौल बिल्कुल अलग सा था। घर पहुंचने पर चाचा जी से मैंने उनका हालचाल पूछा तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उनका चेहरा हमेशा गंभीर रहता था, जैसे दुनिया का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर हो। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, यहाँ सब अच्छा है, लेकिन रात को इधर उधर बाहर मत निकलना। गांव अपनी जगह है, पर बाहर बहुत कुछ ऐसा है जो समझ से बिल्कुल परे है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा, लेकिन मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। मैंने मन ही मन कहा कि अरे चाचा जी, मैं कहाँ आपकी बात मानने वाला हूँ। मेरे भाई लोग पूरा दिन मेरे साथ रहे। उन्होंने गांव के किस्से सुनाए, कब्रिस्तान के बारे में आधे अधूरे संकेत दिए और मुझे छेड़ते रहे कि मैं वहां जाने की हिम्मत रखता हूं या नहीं। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा तो देता था, लेकिन भीतर से मेरी धड़कनें तेज हो जाती थीं। शाम को चाचा जी अपना सामान लेकर हमेशा की तरह अपने कब्रिस्तान चले गए। उनका रोज का यही रूटीन था कि वो रात को भी वहीं रहते थे, क्योंकि कई बार लोग चोरी छिपे कब्र से हड्डियां निकालने या तंत्र मंत्र करने आ जाते थे। उनका कहना था कि ऐसी हरकतें न सिर्फ गलत हैं बल्कि खतरनाक भी हैं। चाचा जी की मौजूदगी से गांव के सभी लोग निश्चिंत रहते थे। चाचा जी जैसे ही घर से बाहर निकले, मेरे भाइयों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। मुझे समझ आ गया था कि अब वो प्लान शुरू होने वाला है जो हमने पहले से ही सोचकर रखा था। रात के करीब 11 बजे हम सबने खाना खा लिया और घर में सबको कह दिया कि हम चारों खेत की तरफ जाने वाले हैं, थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए। लेकिन असली मकसद तो सिर्फ हमें ही पता था। जैसे ही सब लोग सो गए तो हम लोग एक एक करके घर से बाहर निकल गए। रात के काले आसमान में आधा चांद नजर आ रहा था और हल्की हल्की धुंध चारों तरफ फैली हुई थी। गांव की पगडंडी से निकलते हुए हमें दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा ही सुनाई दे रहा था। कहीं कहीं पर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती और फिर अचानक बंद हो जाती। कब्रिस्तान गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ते में दोनों तरफ केवल खेत ही फैले हुए थे। सरसों की फसल हवा में लहरा रही थी और उसकी खुशबू पूरे वातावरण को महका रही थी। लेकिन उस खुशबू के बीच एक अजीब सी गंध भी महसूस हो रही थी, और वो गंध ऐसी थी जैसे गीली मिट्टी और सड़न का मिला जुला एहसास हो।
मैं चुपचाप अपने भाइयों के साथ चलता रहा, लेकिन मेरे दिल की धड़कन हल्की हल्की तेज हो रही थी, लेकिन जिज्ञासा उससे भी ज्यादा हो रही थी। करीब आधे घंटे की धीमी और पैदल यात्रा के बाद हम आखिरकार कब्रिस्तान के पास पहुंच ही गए। दूर से देखने पर वो अलग ही पहचान में आ रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी टहनियां हवा में हिलते हुए चरमरा रही थी, टूटी हुई बाउंड्री की दीवारें जिन पर काई जमी हुई थी, चांद की हल्की रोशनी में पुरानी कब्रों की आकृतियां साफ दिख रही थीं, जैसे किसी ने पत्थर पर समय को रोक दिया हो। जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे तो वैसे ही अचानक से हवा का एक झोंका आके हमसे टकरा गया, जैसे किसी ने तेज फूंक मार दी हो। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया हो। मैं थोड़ा ठिठक गया, लेकिन भाइयों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे बढ़ा दिया। गेट आधा अधूरा टूटा हुआ था और उसकी कुंडी जंग लगी आवाज कर रही थी। हमने धीरे से उसे धक्का दिया और पहला कदम अंदर रखा। अंदर का माहौल और भी भयावह था, क्योंकि चारों तरफ पुराने पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपनी नसें फैला रहा हो। और मिट्टी की कब्रों पर जंगली घास उगाई थी। कुछ पत्थरों पर नाम लिखे थे जो अब धुंधले पड़ चुके थे। बीच बीच में कहीं कहीं से वही मिट्टी की नमी और सड़न की मिलीजुली गंध और तेज हो जाती थी। सबसे बड़ा भाई सुमित सबके आगे आगे चल रहा था। उसके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उसने टॉर्च जलाई नहीं, सिर्फ अपनी जेब में दबाकर रखी हुई थी। उसने कहा था कि अगर टॉर्च जलाई तो चाचा जी हमें देख सकते हैं और हमें यहां देखकर गुस्सा करेंगे। इसलिए हम सब चांदनी की रोशनी और अंधेरे पर ही भरोसा कर रहे थे। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था कि माहौल कुछ भारी सा है। सांस लेने में घुटन और एक अजीब सा बोझ लगता था। पत्तों की सरसराहट के बीच कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई और भी हमारे साथ चल रहा है। मैं कई बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां सिर्फ खाली रास्ता और हिलती हुई घास ही मिलती। हमने चलते चलते एक कब्र देखी जिसकी गुंबद उखड़ी हुई और दीवारों पर खाई जमी थी। सुमित ने कहा कि चलो अंदर चलकर देखते हैं। मैंने हिम्मत करके कदम बढ़ाया और उस कब्र के पास गया। मेरे पास जाते ही एक बदबूदार हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे सदियों से वहां कोई कैद है और अब बाहर निकलना चाहता है। मैं तुरंत पीछे हट गया। बाकी भाई चुपचाप बाहर खड़े रहे। करीब 15-20 मिनट तक हम लोग यूं ही पूरे कब्रिस्तान में घूमते रहे। तभी अचानक विकास ने इशारा किया कि चुपचाप सुनो। हम सब ने कान लगाए और सुनने की कोशिश की, तो हमें कहीं दूर से धीरे धीरे किसी के गाने जैसी आवाज सुनाई दी, लेकिन इतनी धीमी कि शब्द साफ नहीं थे, लेकिन लय साफ महसूस हो रही थी, जैसे कोई बुजुर्ग औरत अकेले बैठकर कोई पुराना भजन या गीत गा रही हो। हम सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन वहां पर हम चारों के अलावा कोई भी पांचवा शख्स नहीं था। तो फिर इतनी रात को कौन गा सकता था, वो भी महिला की आवाज में। वो आवाज कभी तेज होती और कभी धीमी। हम सब उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे जिधर से वो आवाज आ रही थी। जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। पैरों में जैसे जान नहीं थी, लेकिन उत्सुकता इतनी थी कि रुक भी नहीं पा रहा था। रात धीरे से बोला कि यार चलो वापस चलते हैं, लेकिन सुमित ने कहा कि नहीं, अभी तो हमने शुरू ही किया है और आते ही चले जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। उसकी आवाज में डर से ज्यादा जिद थी। मैं चुप था, क्योंकि मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। हमने धीरे धीरे उस कब्र के पास जाकर देखा तो वहां की मिट्टी थोड़ी ढही हुई थी, जैसे ऊपर से किसी ने खरोंच दिया हो, लेकिन वहां कोई इंसान या जानवर नहीं था। चांदनी रात में वो कब्र और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन इस कब्रिस्तान में जानवरों का आना बहुत मुश्किल था। गांव वाले कहते थे कि यहाँ के कुत्ते तक रात को इस रास्ते पर नहीं भौंकते। हम सब ने बातों को इग्नोर किया और आगे बढ़े। जैसे जैसे अंदर घुसते गए, माहौल और भी भारी होता गया। हवा की हर सनसनाहट किसी आदमी की फुसफुसाहट जैसी लगती। कभी लगता कि जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा है, कभी लगता कि दाएं बाएं पेड़ों से किसी की आंखें झांक रही हैं। लेकिन जब मुड़कर देखते तो सिर्फ अंधेरा और धुंध ही नजर आती। विकास ने अचानक रुककर कहा कि सुनो। हम सब खामोश हो गए। दूर से फिर वही गाने की आवाज आने लगी, और इस बार थोड़ी साफ थी। शब्द अब भी समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन लय और भी डरावनी थी, जैसे कोई रोते रोते गा रहा हो। आवाज सीधी हवा को चीरते हुए हमारे कानों तक पहुंच रही थी। हम फिर से उसी दिशा में आगे बढ़े। सामने एक पुरानी कब्र थी जिसकी छत टूटी फूटी थी, या यूं कहें कि आधी गिरी हुई थी। उसके पास पहुंचकर आवाज और भी साफ होने लगी। जैसे ही हमने उसके पास कदम रखा तो आवाज एकदम बंद हो गई। कब्र के अंदर घुप अंधेरा था और बदबू इतनी तीखी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने टॉर्च जलाने को कहा, लेकिन सुमित ने फिर मना कर दिया। उसने कहा कि अगर चाचा देख लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हम सब वहीं उस कब्र के पास खड़े ही थे कि अंदर से अचानक ठक ठक की आवाज आई, जैसे किसी ने पत्थर पर जोर से मारा हो।
हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। राज डर के मारे पीछे हट गया। मैंने भी महसूस किया कि अब और अंदर जाना ठीक नहीं, लेकिन सुमित ने कहा कि मैं इस कब्र में घुसकर देखता हूं, और धीरे धीरे घुस गया। मजबूरी में हम भी उसके पीछे गए। अंदर का नजारा देखा तो वो और भी डरावना था। चारों तरफ छाले, दीवारों पर काई और बीच में टूटा हुआ संगमरमर का तख्त। ऐसा लग रहा था कि वहां कभी किसी बड़े आदमी की कब्र रही होगी। तभी अचानक हमें लगा कि जैसे किसी ने हमारे पैरों के पास पत्थर फेंका हो। मैंने नीचे देखा तो एक कंकड़ लुढ़कता हुआ आया और मेरे जूते से टकराया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। विकास धीरे से बोला कि चलो यार बाहर चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुमित ने भी। अब हम जैसे ही बाहर निकले तो अचानक कानों में वही गाने की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार इतनी पास से कि ऐसा लगा जैसे कोई हमारे ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने झट से पलटकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, सिर्फ धुंध और घना अंधेरा ही था बस। हम तेज कदमों से बाहर की ओर आगे बढ़े। अचानक राज लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जब हमने उसे उठाया तो देखा कि उसके हाथ पर लंबा सा खरोंच का निशान था, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। राज की सांसें तेज थीं और उसकी आंखें डरी हुई थीं, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उसने कांपते हुए कहा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। उसकी ये बात सुनकर हम सबका खून सूख गया। अब हमें समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमें जाने नहीं देना चाहता। फिर भी न जाने क्यों हम अब बाहर निकलने के बजाय अंदर की ओर आगे बढ़ने लगे। शायद जिज्ञासा डर से बड़ी थी। हम कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचे तो देखा कि वहां एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं। पेड़ के नीचे कई पुरानी कब्रें थीं। कुछ पर तो पत्थर के तख्त रखे थे और कुछ सिर्फ मिट्टी से बनी हुई थी। जैसे ही हम उस पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवा और तेज हो गई। पत्ते सरसराने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। सच कहूं तो मुझे लगा कि जैसे कोई मेरा नाम ले रहा है, मोहित। मेरी रगों में खून अब जम चुका था। मैंने भाइयों को देखा। उनकी शक्लों से साफ था कि उन्होंने भी कुछ सुना है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हम सब पत्थर की तरह जमे खड़े रहे। तभी पेड़ की एक टहनी जोर से हिली और उस पर बैठा एक कौवा अचानक उड़ गया। उसकी काम काम की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी, जैसे एक साथ कई सारे कौवे शोर मचा रहे हों। उस आवाज में ऐसी कर्कशता थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। कौवा धुंध में कहीं गुम हो गया, लेकिन उसका शोर अब भी गूंज रहा था। विकास ने डर के मारे कहा कि बस अब बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं। लेकिन तभी पेड़ के नीचे की एक कब्र की मिट्टी हिलने लगी। पहले हल्की सी दरार पड़ी और फिर धीरे धीरे बढ़ गई, जैसे कोई नीचे से उसे धक्का दे रहा हो। वहां की मिट्टी फटने लगी। राज चिल्ला पड़ा और भागने लगा, लेकिन सुमित ने उसे पकड़ लिया। मैं खुद भी हिल गया था, लेकिन मेरे पैरों में जान ही नहीं थी। हमारी आंखों के सामने वो मिट्टी ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक सब शांत हो गया और मिट्टी हिलना बंद हो गई। हम कुछ सेकंड वहीं खड़े रहे, सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तभी ठंडी हवा का तेज झोंका आया और हमें किसी के हंसने की तेज आवाज साफ सुनाई दी। वो हंसी किसी बूढ़ी औरत की थी, धीमी, खुरदुरी और इतनी भयानक कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। और वो हंसी चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन उस आवाज का सोर्स कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने अब तक अपने जीवन में इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। मुझे साफ लगा कि यह जगह जीवित है, लेकिन जीवित इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है और शायद हमारे साथ खेल भी रहा है। सुमित अब तक सबसे ज्यादा हिम्मत दिखा रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। उसने बस इतना कहा कि एक आखिरी बार देख लेते हैं, फिर निकलते हैं। शायद वो खुद को समझा रहा था या हमें, पता नहीं। हम पेड़ से कुछ कदम दूर हटे ही थे कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ रखा। मैं चीखते हुए पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उस स्पर्श की ठंडक अब भी मेरी त्वचा पर थी। मैं कांप गया। मैंने बाकी तीनों को देखा। उन्होंने भी मेरी चीख सुनी थी, लेकिन उन्हें कुछ दिखा नहीं। हमने तय किया कि अब सचमुच यहां से निकलना है। पर जैसे ही हमने बाहर की तरफ कदम बढ़ाया तो हमारे सामने एक नई मुसीबत थी, क्योंकि रास्ता पहचान में ही नहीं आ रहा था। जब आए थे तो पगडंडी साफ दिख रही थी, लेकिन अब वहां सिर्फ झाड़ियां और धुंध थी। ऐसा लग रहा था कि कब्रिस्तान हमें अपने अंदर फंसा चुका है। राज रोने लगा। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने अचानक अपने गले को पकड़ लिया, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। हम तीनों ने मिलकर उसे खींचा, लेकिन उसके गले पर लाल निशान उभर आए थे। वो घुट रहा था। मैंने डर के मारे राम राम कहना शुरू कर दिया। तभी अचानक सब शांत हो गया और राज जमीन पर गिर पड़ा।
उसकी सांसें तेज थीं, जैसे मौत के मुंह से निकला हो। अब हमें समझ आ गया था कि ये जगह सिर्फ डराने वाली ही नहीं, बल्कि जानलेवा भी है। हम घबराकर इधर उधर देखने लगे। तभी हमारी टॉर्च, जो अब तक बंद थी, अपने आप जल गई। उसकी रोशनी सीधी एक पुरानी कब्र पर पड़ी। उस कब्र पर काले रंग से कुछ लिखा था, जो समय के साथ मिट चुका था, लेकिन उसमें एक शब्द साफ दिख रहा था। वो था शापित। उस शब्द ने मेरी रूह तक को हिला दिया था। ऐसा लगा जैसे कोई हमें चेतावनी दे रहा हो, या शायद पहले से ही दे चुका हो, और हम अब फंस चुके हैं। सुमित ने कहा कि यह जगह साधारण नहीं है। कोई यहां दफनाए गए लोगों को चैन से सोने नहीं देता। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि कहीं हम ही तो वो नहीं है। तभी फिर से वही गाने की आवाज शुरू हो गई, लेकिन इस बार वो किसी एक तरफ से नहीं, बल्कि चारों दिशाओं से आ रही थी, जैसे पूरा कब्रिस्तान एक साथ गा रहा हो। आवाज इतनी भयानक थी कि हमारे कान सुन्न होने लगे। हमारे चाचा जी का तो कोई पता ही नहीं था कि वो हैं कहां। हमने राज को सहारा दिया और किसी तरह बाहर का रास्ता खोजने लगे, लेकिन हर कदम पर कुछ अजीब हो रहा था। कभी कोई छाया पेड़ों के पीछे से निकलकर गायब हो जाती, कभी पैरों के पास मिट्टी हिलने लगती, और ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों अदृश्य हाथ हमें पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे हों। अचानक विकास जोर से चिल्लाया। जब हमने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें ऊपर की तरफ उलट गई थी और उसका शरीर अकड़ गया था, जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। वो लड़खड़ाता हुआ कब्रों के बीच जाने लगा। उसे देखकर हम सब हक्के बक्के रह गए। सुमित ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विकास ने इतनी जोर से धक्का दिया कि सुमित दूर जा गिरा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में ऐसा डरावना भाव देखा, जो कि बिल्कुल भी इंसानी नहीं था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें से गहरी और खर्राटेदार आवाज निकल रही थी। तुम लोग क्यों आए हो यहां? हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये आवाज विकास की नहीं थी। वो बहुत भारी और अजीब आवाज थी, जैसे किसी और ही दुनिया से आ रही हो। राज किसी तरह खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, विकास, खुद को संभाल। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। विकास कब्रों के बीच खड़ा था और उसकी आंखें सीधे उस पीपल के पेड़ की ओर देख रही थीं। पेड़ की शाखाएं अचानक फिर से हिलने लगी और उसी पल आसमान में बादल छा गए। चांद की रोशनी गायब हो गई और पूरा कब्रिस्तान घुप अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी बची थी। हमने देखा कि विकास धीरे धीरे उसी कब्र की तरफ बढ़ रहा था जिस पर शापित लिखा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे किसी अदृश्य धागे से खींचा जा रहा हो। हम डर के मारे उसके पीछे पीछे गए। उसने अचानक अपने हाथ मिट्टी में डाल दिए और उसे खोदने लगा। उसके नाखून टूटने लगे और उनसे खून निकलने लगा, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। वो किसी जुनून में था। मैंने और सुमित ने मिलकर उसे खींचा, लेकिन उसकी ताकत उस वक्त इतनी ज्यादा थी कि हम उसे हिला भी नहीं पाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा निर्विकार था, जैसे उसे दर्द से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी मिट्टी के अंदर से कुछ चमका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी धातु या ताबीज हो। विकास ने उसे पकड़ लिया और जमीन से बाहर खींच लिया। जैसे ही उसने उसे उठाया, गाने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा कब्रिस्तान एकदम खामोश हो गया, लेकिन उस खामोशी में एक ऐसा बोझ था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। विकास के हाथ में एक जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा था, जो शायद कोई ताबीज या ताले जैसा था, लेकिन उस पर उकेरी आकृतियां साफ बताती थीं कि यह किसी साधारण कब्र का हिस्सा नहीं है। वो ताबीज उसके हाथ में आते ही उसकी आंखें सामान्य होने लगीं। उसने लड़खड़ाते हुए हमें देखा और जमीन पर गिर पड़ा। हम सब उसके पास दौड़े। वो बेसुध पड़ा था, लेकिन जिंदा था। अब हमें समझ आ गया था ये सब किसी शाप से जुड़ा है और ये ताबीज उसी का हिस्सा है। उसने धीरे से आंखें खोली और हमें देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर साफ दिख रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझसे गलती हो गई, और फिर चुप हो गया। हम सब समझ गए कि यह ताबीज किसी शाप का हिस्सा है। शायद इस कब्रिस्तान में किसी वजह से इसे दबाया गया था और अब हमारे छेड़ने से सब कुछ और बिगड़ गया था। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। रात और गहरी होती जा रही थी और अब चंद्रमा की रोशनी का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। हवा भारी थी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अब ना कोई गाना सुनाई दे रहा था, ना हंसी, बस एक खामोशी जो कान फाड़ रही थी। सुमित ने कहा, अब तुरंत यहां से निकलना होगा। लेकिन जब हमने रास्ता खोजने की कोशिश की तो फिर वही हुआ। हर दिशा एक जैसी दिख रही थी। पगडंडी जैसे गायब हो गई थी। झाड़ियां, पेड़, धुंध, सब कुछ हमें घेर कर खड़ा था। हमने राज को सहारा दिया और धीरे धीरे बढ़ने लगे। तभी अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका फिर आया और हमारी टॉर्च बन गई। लेकिन यह बहुत अजीब था। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था
और उस अंधेरे में हमें महसूस हुआ कि कोई हमारे बहुत करीब खड़ा है, जिसकी सांसों की धीमी आवाज हमें सुनाई दे रही थी। मैं कांप उठा। मैंने अंधेरे में हाथ बढ़ाया तो खाली हवा थी, लेकिन वो मौजूदगी इतनी भारी थी कि लगता था कोई हमारे बीच सच में खड़ा है। अचानक विकास जोर से चिल्लाया। जब हमने देखा तो उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया था। मिट्टी खुद ब खुद हिल रही थी और उसके पैर धीरे धीरे जमीन में धंसते जा रहे थे। हम तीनों ने मिलकर उसे खींचा। राज रो रहा था, सुमित पूरी ताकत लगा रहा था और मैं बार बार उसका नाम पुकार रहा था। बड़ी मुश्किल से हम उसे खींचकर बाहर निकाल पाए, लेकिन उसके पैरों पर गहरे निशान बन गए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। उसके बाद हम भागने लगे। हमें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन हम बस भाग रहे थे। तभी सामने वही पीपल का पेड़ दिखा जिसके नीचे से सब शुरू हुआ था। उसकी शाखाएं अब पहले से भी ज्यादा हिल रही थीं, जैसे किसी तूफान में हों, जबकि हवा एकदम बंद थी। हम पेड़ के पास से गुजरे ही थे कि अचानक ऊपर से मिट्टी और राख जैसी चीज हमारे ऊपर गिरने लगी। हमारी आंखें जलने लगी। उसी वक्त हमें एक औरत की बहुत तेज चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि हमारे कान सुन्न हो गए। राज उस आवाज से डर कर वहीं गिर पड़ा। हमने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अकड़ गया था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था, जैसे उसकी रूह वहीं रह गई हो। हम तीनों ने उसे खींचकर चलने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी। हमें लगा अब वो नहीं बचेगा। विकास ने गुस्से और डर के मिले जुले भाव में वो ताबीज उठाकर पेड़ की ओर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज जमीन पर गिरा, एक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई और पूरा कब्रिस्तान हिल गया। पेड़ की शाखाएं अचानक थम गईं, हवा तेज चलने लगी और धुंध हटने लगी। उस पल हमें पगडंडी साफ दिख गई। बिना सोचे समझे हम राज को खींचते हुए भागने लगे। उसके पैर घसीट रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, लेकिन हम रुके नहीं। गांव की तरफ जाते जाते सुबह की हल्की रोशनी दिखने लगी। जैसे ही हम कब्रिस्तान की सीमा पार कर गए तो राज की सांसें वापस आने लगी। उसने जोर से खांसा और अचानक रोने लगा। हम सब वहीं जमीन पर बैठ गए, थके टूटे डरे हुए। सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन हमारे अंदर की रात खत्म नहीं हो रही थी। उस दिन के बाद से हम में से कोई भी कभी उस कब्रिस्तान के पास नहीं गया। चाचा जी से हमने कभी इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि चाचा जी ने घर में बताया था कि उस रात पता नहीं कैसे उनकी नींद लग गई। शायद यही वजह थी कि उन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम जानते थे कि वो जगह सिर्फ मृतकों का घर नहीं, बल्कि किसी शाप का बोझ ढो रही है। विकास आज भी अपने पैरों पर वो गहरे निशान लेकर जी रहा है। राज अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा हमेशा थका थका और डरा हुआ रहता है। सुमित अब किसी भी हॉन्टेड जगह का नाम सुनकर गुस्सा करने लगता है, और मैं अब भी वो रात बार बार अपने सपनों में देखता हूं। अंधेरा, वो गाना, वो ताबीज और वो औरत की चीख। कभी कभी सोचता हूं कि अगर हमने उस रात ताबीज को छेड़ा ना होता तो शायद हम सब ठीक रहते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उस कब्रिस्तान का नाम आज भी गांव वाले नहीं लेते। कहते हैं कि वहां दफनाए गए लोग सोते नहीं, जागते रहते हैं, और जो भी उनकी नींद में खलल डालता है वो फिर कभी चैन से नहीं जीता। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोहित जी की, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।